में धांधली का आरोप लगाते हुए सैकड़ों उम्मीदवारों ने पटना में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था, जिसकी बिहार पुलिस सेवा आयोग ने जांच भी कराई। लेकिन जांच में ऐसा कोई भी दावा सही साबित नहीं हुआ। यह खबर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को लगी तो उन्होंने पटना बंद का ऐलान कर दिया। सड़कों पर उतरे लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इलाके की एक एक दुकान का शटर नीचे करवा दिया गया। जिन लोगों ने दुकानें बंद करने से इनकार किया, उनके साथ जोर जबरदस्ती भी की गई। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों पर गुंडागर्दी का आरोप लगा। उन्होंने इलाके की एक भी दुकान को नहीं छोड़ा। सब इंस्पेक्टरों की भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए उम्मीदवारों का मार्च कई इलाकों से गुजरते हुए पटना के जेपी गोलंबर चौक पहुंचा, जहां पुलिस ने भी उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप में आज बिहार भर के छात्र पटना में पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पटना के जेपी गोलंबर पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं वाटर कैनन का प्रयोग किया है और सामने से पत्थरबाजी चल रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो वहीं जो पुलिस के जवान हैं उनको खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मच गई। जवाब में कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके और इस पथराव में 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, जबकि एक पुलिस वाले का तो पथराव में सिर फूट गया। इसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और जो प्रदर्शनकारी लाठीचार्ज के डर से किसी घर या फिर किसी गोदाम में छिप गए थे, उन्हें भी बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को अपनी हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने तो पथराव किया ही, जवाब में पुलिस वाले भी उन पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। इस पूरे हंगामे के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को सही बताया। उन लोगों को कई बार रिक्वेस्ट किया गया, चेतावनी दी गई कि आपका धरना प्रदर्शन जुलूस अवैध है, इनको अनुमति नहीं। उसके बाद भी वो नहीं माने तो पहले हम लोगों ने वाटर कैनन का यूज किया, उनके तरफ से पत्थर चलने लगे। पत्थर चलने के बावजूद हम लोगों ने बल का प्रयोग किया। यूपी के इटावा में पुलिस की मौजूदगी में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि इलाके के दबंगों ने पूर्व फौजी के घर का रास्ता बंद कर दिया था और जब पूर्व फौजी और उसके परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। मारपीट की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद पुलिस वाले वहां पहुंचे और बीच बचाव की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस वालों के समझाने का जगह रहे लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा और पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। मारपीट में घायल पूर्व फौजी, उनकी पत्नी और बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित परिवार के लोगों ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। वो लोग दबंग हैं, इधर उधर से फोन करवा लेते हैं, पैसे भर देते हैं पुलिस को, तो पुलिस उल्टा इन्हीं लोगों को धमका के भगा देती है। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान से यूटा और वायोमिंग समेत कई राज्यों में हालात पटरी से उतर गए। बर्फीले तूफान की सबसे ज्यादा मार यूटा राज्य पर पड़ी, जहां बर्फीला तूफान 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया। तेज हवाओं और बर्फबारी की वजह से यूटा राज्य के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हो गई। 0 विजिबिलिटी का मतलब है कि कुछ भी दिखना बंद हो गया। इस वजह से एक गाड़ी भी हाईवे पर पलट गई। बर्फबारी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी काफी असर पड़ा। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसे हटाने का काम लगातार जारी रहा। यूटा की तरह उससे लगे वायोमिंग राज्य में भी बर्फीले तूफान ने कहर बरपाया। इससे तूफान के बीच फंसे लोगों को वहां से निकालने में काफी दिक्कतें आईं। 4 लाख लोगों पर इस बर्फीले तूफान का असर पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में हुई फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस के दावे पर सियासत गर्मा गई। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि फायरिंग की घटना में गिरफ्तार कपिल गुर्जर नाम के आरोपी के पिता आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और अपने दावे को सही साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कपिल गुर्जर की मोबाइल से मिली तस्वीरों का हवाला दिया। इन तस्वीरों में कपिल गुर्जर के पिता गजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आतिशी के साथ नजर आए। दावा किया गया कि ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आरोपी के पिता ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। आरोपी के पिता की एक और तस्वीर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ मिली। वहीं एक तस्वीर में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ शाहीन बाग फायरिंग का आरोपी कपिल गुर्जर भी दिखाई दिया। पुलिस ने दावा किया कि 2019 में कपिल गुर्जर के पिता आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। कुछ फोटोग्राफ हमको मिले हैं जिससे ये एस्टैब्लिश होता है और इसने डिस्क्लोजर में ये बात बताया जब हमने क्वेश्चन किया है तो साल भर पहले जो ये कपिल बैसला है और उसके पिताजी जो गजय सिंह है, इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था।
इसके बाद कपिल गुर्जर के पिता गजय सिंह भी सामने आए। उन्होंने खुद की आम आदमी पार्टी से जुड़ने के दिल्ली पुलिस के दावे को गलत बता दिया। आम आदमी पार्टी से कोई हमारा कोई किसी से ताल्लुक नहीं है, ना कोई हमारा मैटर है, ना हम आदमी में जोन करी। वहीं शाहीन बाग फायरिंग पर पुलिस के दावे के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच भी जुबानी जंग तेज हो गई। फायरिंग के आरोपी के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं की तस्वीरों पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आने का दावा किया। अब ये साफ हो गया कि ये बंदूक चलाने वाला आम आदमी पार्टी का था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इन हमलों को घटिया राजनीति बताया और कुछ दूसरे मामलों के आरोपियों के साथ बीजेपी नेताओं की तस्वीरें दिखाकर उसको घेरने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस की जांच के तरीके पर भी सवाल उठाए। ये भाजपाइयों की गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। कौन आदमी किस पार्टी में ज्वाइन किया था, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है क्या? पुलिस का ये काम है कि कौन सा आदमी किस पार्टी का है, उसके हिसाब से वो अपराध तय करेंगे। मुंबई समेत देश के कई शहरों में एलआईसी के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने एलआईसी की हिस्सेदारी बेचे जाने के सरकार के फैसले पर विरोध जताया और 1 घंटे के लिए काम को रोककर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। 1 फरवरी को बजट में वित्त मंत्री ने एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया था। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने इसे एलआईसी के ग्राहकों की अनदेखी कर लिया गया फैसला बताया। सबसे बड़ा नुकसान अगर होगा तो वो पॉलिसी होल्डर का होगा, उनके विश्वास का होगा। सरकार से फैसला वापस लेने की मांग करते हुए 1 घंटे तक मुंबई में एलआईसी कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी रहा। यहाँ पर तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार अपने स्टेप को पीछे नहीं लेती है तो जितने भी एलआईसी के संगठन हैं वो सभी इसका विरोध करेंगे। मुंबई के अलावा चंडीगढ़ में भी एलआईसी के कर्मचारियों ने नारेबाजी कर सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भी एलआईसी की हिस्सेदारी बेचे जाने के फैसले को गलत बताया। हर पब्लिक सेक्टर के ऊपर आज जो यानी इन्होंने एक छुरा चलाया है, ये एक बहुत खतरनाक काम है। गुजरात के खेड़ा में एक कार और ऑटो रिक्शा की भीषण टक्कर हो गई। ऑटो रिक्शा सड़क पर गलत दिशा से आ रहा था और जैसे ही उसने हाईवे की दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, उसकी सामने से तेज रफ्तार से आ रही कार से टक्कर हो गई, जिसके बाद ऑटो पलट गया। कार तेजी से घूमती हुई काफी आगे निकल गई। यह टक्कर इतनी भयंकर थी कि ऑटो ड्राइवर बीच सड़क पर जा गिरा, जबकि कार के आगे के परखच्चे उड़ गए। जिस वक्त ये कार और ऑटो की टक्कर हुई, वहां दूसरी गाड़ियां भी गुजर रही थी जो ऑटो से टकराने के बाद बची। बताया गया कि ऑटो ड्राइवर इंतजार किए बिना सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केरल कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा में कोरोना वायरस का मुद्दा उठाया और स्वास्थ्य मंत्री से इस पर बयान देने की मांग की। संसद में इस पर हंगामा हो गया। केरल में कोरोना वायरस के अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं और केरल में स्टेट इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है। इस मुद्दे को कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा में भी उठाया। There is a panic condition rising in our country. I kindly request to the central government to assist Kerala with the financial and logistic support to control this epidemic. केरल की रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने तो कोरोना वायरस पर सरकार की गंभीरता पर ही सवाल खड़े कर दिए। Those students who were brought from China, from Wuhan district, they are in quarantine near to the border of Delhi and Haryana. But sufficient facilities has not been provided to those students who are in quarantine. So, हालांकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कोरोना वायरस की लड़ाई में सरकार को गंभीर बताया। जो सदस्यों ने सेंटिमेंट प्रकट किए हैं, मैं कंसर्न मिनिस्टर को कम्युनिकेट करूंगा, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं सदन के आपके माध्यम से, सरकार बहुत गंभीरता से इस पे काम कर रही है। हैदराबाद पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक गिरोह को पकड़ा। हैदराबाद पुलिस ने नकली नोटों के गिरोह का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 8 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। बिहार के दानापुर में बेखौफ बदमाशों ने एक दुकान से लाखों के गहने चोरी कर लिए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने 21 किलो ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सरपंच के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 2 दर्जन लोगों ने जीत हासिल करने वाली महिला के पति की पिटाई कर दी। भारत और मेजबान न्यूजीलैंड के बीच आज से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। इसी सीरीज से पृथ्वी शॉ वनडे में डेब्यू करेंगे। पृथ्वी is in the team as well, so he is definitely going to start, and whoever the replacement is will obviously ask for an opener.
हैदराबाद में चीन से लौटे 21 लोगों को कोरोना वायरस के लक्षणों की जांच के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के बाजार में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन ये आग इतनी भीषण थी कि उसने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे निकलने वाली लपटें दूर से दिखाई दी। इलाके में धुआं छा गया, जिसकी सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 5 गाड़ियां वहां पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की। ये आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग के कर्मचारी को काफी वक्त लग गया, क्योंकि आग की ऊंची लपटें लगातार मकान से उठ रही थी, जिसके पास जाना खतरे से कम नहीं था। चीन के चांचिंग प्रांत में एक ट्रक ने वहां से गुजर रहे स्कूटर सवार को कुचल दिया। हादसे के वक्त स्कूटर सवार एक ट्रैफिक सिग्नल को पार कर रहा था, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे मौजूद ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस चौराहे से कई गाड़ियां गुजरती दिखी। इस दौरान वो स्कूटर सवार भी चौराहा पार करता दिखा, लेकिन इससे पहले कि वो सड़क के दूसरी तरफ पहुंचता, एक ट्रक उसके पीछे पहुंच गया और उसने मुड़ते हुए स्कूटर सवार को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर मारने के बाद भी ट्रक आगे बढ़ता रहा और स्कूटर सवार ट्रक के नीचे दब गया। हालांकि कुछ मीटर आगे जाकर ट्रक रुक गया, जिसके बाद उसका ड्राइवर नीचे उतरा और ट्रक के नीचे दबे स्कूटर सवार को देखने लगा। इस हादसे में स्कूटर सवार की जान तो बच गई, लेकिन उसका स्कूटर पूरी तरह बर्बाद हो गया। बिहार के बगहा में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई। आग जंगल में लगी, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। हालांकि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। बताया गया कि आग लगने की वजह से 10 एकड़ से ज्यादा जंगल जलकर राख हो गया। एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी का बजट पेश हो गया। पिछले साल के मुकाबले इस बार बीएमसी का बजट करीब 9% बढ़ गया और कुल 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया गया। सबसे खास बात यह है कि इस बार शिक्षा पर खर्च में भारी इजाफा किया गया। शिक्षा पर बीएमसी करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जो पिछली बार से 210 करोड़ रुपए ज्यादा है। बजट में की गई घोषणाओं के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में 25 करोड़ रुपए और सेकेंडरी स्कूलों में 4 करोड़ रुपए डिजिटल क्लासरूम बनाने पर खर्च किए जाएंगे। स्कूल के बच्चों को मुफ्त बस सेवा देने के लिए करीब 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर 20 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन ये आग इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में पूरी दुकान को अपनी चपेट में लिया, जिससे निकलने वाली लपटें दूर से दिखाई दी। इलाके में धुआं छा गया, जिसकी सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 5 गाड़ियां पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग के कर्मचारी को काफी वक्त लग गया, क्योंकि आग की ऊंची लपटें लगातार मकान से उठ रही थी, जिसके पास जाना खतरे से कम नहीं था। जापान के योकोहामा में यात्रियों को ला रहे एक जहाज को किनारे पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। इस लग्जरी क्रूज में सवार एक यात्री में कोरोना वायरस के लक्षण मिले थे, जिसके बाद इसे बंदरगाह से दूर ही रोक दिया गया और क्रूज में सवार किसी भी यात्री को नीचे नहीं उतरने दिया गया। इस जहाज में करीब 3,000 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर जापान घूमने आए सैलानी थे, लेकिन इनमें एक के कोरोना वायरस का मरीज होने की खबर मिलने के बाद जहाज को दूर ही रोक दिया गया। 横浜港周辺の海上において検疫を実施しております。 जहाज को दूर रोकने के बाद वहां डॉक्टरों की एक खास टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने जहाज पर चढ़कर सभी यात्रियों की जांच शुरू की। इस दौरान कोस्ट गार्ड की टीमें भी इस क्रूज की निगरानी में जुटी रहीं। हालांकि वहां के प्रशासन ने सभी यात्रियों की मेडिकल जांच पूरी होने के बाद उन्हें जहाज से बाहर जाने का भरोसा दिया। दक्षिण जर्मनी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली एक नदी उफान पर आ गई और उसका पानी शहर के अंदर घुस गया। बाढ़ से वहां की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों तक भी पहुंच गया, जिसके बाद लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। Ja, man schaut halt, aber im Grunde genommen ist es schlimm, ne? Für die Menschen, die hier wohnen und überhaupt. हालात इतने खराब हो गए कि जगह जगह बाढ़ के पानी से दूर रहने की चेतावनी लिखे बोर्ड लगा दिए गए। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश का अनुमान जताया है, जिसके बाद लोगों की परेशानी भी बढ़ सकती है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच चीन ने लखनऊ में होने वाले डिफेंस एक्सपो से खुद को पीछे खींच लिया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से चीन का प्रतिनिधिमंडल अब डिफेंस एक्सपो में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा दिल्ली में होने वाले ऑटो एक्सपो में भी चीन की कई बड़ी कंपनियों के हिस्सा लेने की उम्मीद काफी कम है। एयर इंडिया ने भी हांगकांग के लिए अपनी उड़ान सेवा निलंबित करने का फैसला किया है। एयर इंडिया के मुताबिक 7 फरवरी को उसका आखिरी विमान हांगकांग के लिए उड़ान भरेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे की वजह से ये फैसले लिए गए हैं, क्योंकि चीन में ये वायरस 425 लोगों की जान भी ले चुका है।
चीन के चिचियांग में वैज्ञानिकों ने बाह की तरह काम करने वाला छोटा रोबोट बनाया। इसे रोबोटिक आर्म भी कहा जाता है, जो लोगों के दिमाग को पढ़कर उसके मुताबिक काम कर सकेगी। इस छोटे रोबोट को एक ऐसे बुजुर्ग मरीज के साथ ट्रायल किया गया जो खुद से अपना हाथ भी नहीं हिला सकते। लेकिन बाह की तरह काम करने वाले इस रोबोट की मदद से वो अपने आप ही कोल्ड ड्रिंक उठाकर पीने में कामयाब रहे। इसके लिए उन्होंने अपने दिमाग के जरिए रोबोट को निर्देश दिए, जिन्हें समझने के बाद रोबोटिक आर्म ने वैसा ही किया। यही नहीं, इसकी मदद से उन्होंने खाना खाने और लोगों से हाथ मिलाने जैसे काम भी करके दिखाए। इसके लिए उनके दिमाग में ऑपरेशन के जरिए एक छोटी चिप लगाई गई है, जो दिमाग में होने वाली हलचलों को बाहर मौजूद एक कंप्यूटर तक पहुंचाती है, और फिर कंप्यूटर से जुड़ी रोबोटिक आर्म इन संकेतों को पहचान कर उसके मुताबिक काम करती है। 建立直接的联系通道，不通过外周神经去建立这个实现对外部世界的一个控制。ट्रायल में कामयाब रहने के बाद इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की योजना है। महाराष्ट्र के तारापुर में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि इसने देखते ही देखते फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। फैक्ट्री की छतों से उठ रहा काला धुआं कई फीट ऊपर तक जा रहा था। फैक्ट्री में केमिकल भरा होने की वजह से यह आग एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तेजी से फैल रही थी। फैक्ट्री में आग लगते ही वहां काम कर रहे सभी लोग बाहर निकल गए और फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की 6 गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। यह आग जिस फैक्ट्री में लगी थी उसके पास कई और फैक्ट्रियां भी थी, जिस वजह से उनमें भी आग फैलने की आशंका थी। हालांकि घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जयपुर में कोरोना वायरस का डर कारोबार पर दिखने लगा है। जहां एक तरफ चीन से पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई है, तो वहीं हांगकांग में मार्च में होने वाले ज्वेलरी मेले में हिस्सा लेने से भारतीय कारोबारियों ने इनकार कर दिया है, जिनमें जयपुर के कारोबारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहाँ कोई वायर नहीं आएगा, बीमारी का डर है, न कोई विजिटर जाएंगे, न जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है शो में वो जा पाएंगे। तो काफी बड़ा इफेक्ट है। इस शो का काफी व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ेगा। जयपुर में विदेशी पर्यटक भी कम आ रहे हैं। जयपुर के जंतर मंतर पर तो इसका असर भी दिखा। लोग कोरोना वायरस के डर से मास्क लगाकर घूमते दिखे। सैलानियों में किस तरीके का असर है, और खासतौर पर जो चाइना से क्या सैलानी आ रहे नहीं आ रहे? चाइना से भी जितने भी सैलानी आ रहे थे उनको बंद कर दिया गया है, वो लोग नहीं आ रहे। उनकी फ्लाइट्स को भी शायद बैन कर दिया गया है यहाँ आने के लिए। कि चाइनीज ग्रुप्स कैंसिल हुए हैं, वो नेचुरल चीज़ है कि ये कैंसिल होंगे, बिकॉज कोई भी देश नहीं चाहेगा कि कोई वायरस हमारे देश में आ जाए। जयपुर में चीन से आने वाले खाने पीने के सामान पर भी लगभग रोक लग गई है, जिससे कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिल्ली में 8 तारीख को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी ने प्रचार का मेगा प्लान तैयार किया है। चर्चा है कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के लिए राजधानी का चुनावी माहौल बदला है और यही वजह है कि पार्टी इसे भुनाने की कोशिश में जुट गई। बीजेपी के 240 सांसदों की ड्यूटी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में लगाई गई है। ये सभी सांसद अगले कुछ दिनों तक ये वहीं रहेंगे, पदयात्रा करेंगे। इन सभी सांसदों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था झुग्गी झोपड़ियों में ही होगी। खबर है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन सभी सांसदों को पूरी ताकत झोंकने के लिए कहा। अगले 3 से 4 दिन के चुनाव प्रचार में पूरा फोकस दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों पर रखने के निर्देश दिए। दिल्ली में 6 फरवरी की शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। दिल्ली की चुनाव के प्रचार में गर्माहट आ चुकी है। इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी भले ही दिल्ली में जीत का दावा कर रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनका ये मेगा प्लान फ्लॉप होने का दावा कर दिया। पिछली बार भी यही किया था इन लोगों ने, कोई नई बात नहीं है। तो ये लोग जितना अपनी ताकत लगाएंगे उतना दिल्ली की जनता खड़ी होगी हमारे साथ। दिल्ली के द्वारका में हुई रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले किए। इससे एक दिन पहले उन्होंने दिल्ली के कड़कड़डूमा में रैली की थी। और उसी रैली की तरह द्वारका में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद आक्रामक दिखाई दिए। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे फैसलों के बाद किस तरह के बयान आए, आप मुझे, मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय यहां की सरकार में बैठे लोगों ने जो आज आपसे वोट मांगे निकले हैं, उन्होंने कैसे बयान दिए थे आपको याद है ना? आपको याद है ना? वो गुस्सा है कि नहीं है? वो गुस्सा है कि नहीं है? हर दिल्ली वासी में वो गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर वो गुस्सा है तो 8 तारीख को निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए?
पीएम नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं करने का आरोप भी एक बार फिर लगाया। कितनी विकृत मानसिकता होगी, पल पल दिमाग के हर कोने में कैसी गंदी राजनीति भरी पड़ी होगी जो गरीबों के प्रति इतना नकारात्मक विचार रखती है। यही नहीं, उन्होंने केजरीवाल सरकार पर नागरिकता कानून के बहाने लोगों को गुमराह करने का इल्जाम भी लगाया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून बनने के बाद देश और दिल्ली के लोग पहले दिन से देख रहे हैं कि कैसे इन लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है, लोगों से झूठ बोला जा रहा है। दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट आज निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषियों की फांसी पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगी। केंद्र सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें निर्भया केस के चारों दोषियों अक्षय, पवन, मुकेश और विनय की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगाई थी, जिसके बाद निर्भया के माता पिता ने भी एक दिन पहले हाईकोर्ट से केंद्र की याचिका के जल्द निपटारे को लेकर गुहार लगाई थी। मध्य प्रदेश के खरगोन में चीन से आने वालों की जांच की जाएगी। एमपी के खरगोन में 15 जनवरी के बाद चीन से आने वाले लोगों की जांच की जाएगी। चीन में कोरोना वायरस से सैकड़ों लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। यूपी के बलरामपुर में चीन से लौटे 8 मेडिकल छात्रों को जांच के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक ट्रक ने कुछ स्कूली छात्रों को टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 3 छात्र घायल हो गए। ट्रक ड्राइवर पर शराब के नशे में होने का आरोप। पश्चिम बंगाल की वर्धमान में एक टीएमसी नेता का शव बरामद हुआ, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। स्पेन के मैड्रिड में इंजन में खराबी आने के बाद एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। कनाडा के इस विमान ने 128 यात्रियों को लेकर मैड्रिड के हवाई अड्डे से ही उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही विमान का एक इंजन फेल हो गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें विमान के एक इंजन से आग की लपटें निकलती दिखीं। इंजन फेल होने के बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान का वजन कम से कम रहे, इसके लिए पायलट ने उसमें भरे ईंधन को खर्च करने का फैसला किया और विमान को करीब 4 घंटे तक एक इंजन के सहारे ही उड़ाता रहा। हालात को देखते हुए स्पेन ने अपना लड़ाकू विमान भी मदद के लिए भेजा। एक F-18 फाइटर जेट विमान को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए उसके साथ उड़ता रहा। इस दौरान मैड्रिड एयरपोर्ट पर भी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जरूरी तैयारियां की गईं, जिसके बाद पायलट ने विमान को किसी तरह सही सलामत रनवे पर उतार लिया। गुजरात के मंत्री जयदेश रादड़िया पर नोटों की बारिश करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया गया कि यह वीडियो 2 दिन पहले का है, जब जयेश रादड़िया राजकोट में सामूहिक शादी समारोह में शामिल हुए थे। इस बीच वो एक ढोल पर बैठे नजर आए। मंच पर मौजूद कुछ लोग उन पर नोटों की बारिश कर रहे थे। जयेश रादड़िया पर नोट बरसाने का यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। जापान के योकोहामा में यात्रियों को ला रहे एक जहाज को किनारे पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। इस लग्जरी क्रूज में सवार एक यात्री में कोरोना वायरस के लक्षण मिले थे, जिसके बाद इसे बंदरगाह से दूर ही रोक दिया गया और क्रूज में सवार किसी भी यात्री को नीचे नहीं उतरने दिया गया। इस जहाज में करीब 3000 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर जापान घूमने आए सैलानी थे, लेकिन इनमें एक के कोरोना वायरस का मरीज होने की खबर मिलने के बाद जहाज को दूर ही रोक दिया गया। 横浜港周辺の海上において検疫を実施しております。 जहाज को दूर रोकने के बाद वहां डॉक्टरों की एक खास टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने जहाज पर चढ़कर सभी यात्रियों की जांच शुरू की। इस दौरान कोस्ट गार्ड की टीमें भी इस क्रूज की निगरानी में जुटी रहीं। हालांकि वहां के प्रशासन ने सभी यात्रियों की मेडिकल जांच पूरी होने के बाद उन्हें जहाज से बाहर जाने का भरोसा दिया। यूपी के झांसी में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। बताया गया कि मामूली विवाद के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला बोला, जिसमें एक गुट के कुछ लोग हाथों में तलवारें और तमंचे लिए हुए थे, जिन्होंने भीड़भाड़ वाले इलाके में दूसरे गुट के एक आदमी को पकड़ लिया, जिसके बाद इन लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की, जबकि एक आदमी ने तलवार से हमला बोला। इस बीच पिट रहे आदमी ने उनके चंगुल से निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पीटना नहीं छोड़ा, जिसके बाद कुछ लोगों ने वहां आकर बीच बचाव किया। वहीं पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों पर जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिया।
मैं दुकान पे बैठा था, 3 लड़के आए, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, तो मैंने कहा गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे साथ मतलब बंदूक मंजा वगैरह जो कुछ होता है वो सब लिए थे और मैं अकेला था। उन्होंने मुझे मारा और मेरी एक अंगूठी जो छुड़ा ली, गले की चैन मेरी छुड़ा के ले गए। केरल कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा में कोरोना वायरस का मुद्दा उठाया और स्वास्थ्य मंत्री से इस पर बयान देने की मांग की। संसद में इस पर हंगामा हो गया। केरल में कोरोना वायरस के अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं और केरल में स्टेट इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है। इस मुद्दे को कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा में भी उठाया। There is a panic condition rising in our country. I kindly request to the central government to assist Kerala with the financial and logistic support to control this epidemic. केरल की रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने तो कोरोना वायरस पर सरकार की गंभीरता पर ही सवाल खड़े कर दिए। Those students were brought from China, from Luhan district. They are in quarantine near to the border of Delhi and Haryana. But sufficient facilities has not been provided to those students who are in quarantine. So, हालांकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कोरोना वायरस की लड़ाई में सरकार को गंभीर बताया। जो सदस्यों ने सेंटिमेंट प्रकट किए हैं, मैं कंसर्न मिनिस्टर को कम्युनिकेट करूंगा, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं सदन के आपके माध्यम से, सरकार बहुत गंभीरता से इस पे काम कर रही है। यमन के मारे में ईरान के समर्थन वाले विद्रोहियों ने एक सैनिक अड्डे पर मिसाइल से हमला कर दिया। इसी सैनिक अड्डे में सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सेना का हथियार डिपो भी था, जिसमें जोरदार धमाके के साथ आग लगी। हथियार डिपो से जबरदस्त लपटें उठने लगी। आग ने वहां रखे गोला बारूद को भी अपनी चपेट में लिया। वो धमाके के साथ फटने लगे। धमाका इतना जबरदस्त था कि इन्हें दूर से सुना जा सकता था। ईरान के समर्थन वाले विद्रोही सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सेना पर लगातार हमला कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इन हमलों में तेजी आई है, जिनमें बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हैं। तो यमन में सैनिक अड्डे पर हमला हुआ। मिसाइल हमले में हथियार डिपो भी तबाह हो गए और बताया यह गया कि सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इन हमलों में तेजी भी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री के शाहीन बाग के प्रदर्शन को प्रयोग बताने वाले बयान पर सियासी बवाल मच गया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली के चुनाव में अपनी पहली रैली की थी, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की खूबियां और दिल्ली की केजरीवाल सरकार की कमियां गिनाई। यही नहीं, कड़कड़डूमा में हुई इस रैली में उन्होंने शाहीन बाग के प्रदर्शन पर भी बात की थी और इसे एक राजनीतिक प्रयोग बताया था। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राजनीति का खेल खेल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सियासी फायदे के लिए शाहीन बाग का प्रदर्शन खत्म नहीं होने दे रही और इसीलिए उसने पीएम की नीयत पर सवाल उठा दिया। अगर कोई आदमी सड़क रोके तो अब तक पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही और इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, तो अब ये बात सबको समझ में आ रही है कि उनको किसने बिठा रखा है और वो किसके फायदे के लिए बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री के हमले का जवाब देने में देर नहीं की। हालांकि इस मामले में उसकी राय आम आदमी पार्टी से अलग है। जो महिलाएं अगर शाहीन बाग में बैठी हैं तो वो षड्यंत्र हो गया। आप जब कंस्पिरेसीज करते हैं तो वो देश के लिए ठीक है, और जो बाकी लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं वो षड्यंत्र हो गया। विपक्ष के तीखे हमलों के बीच बीजेपी ने शाहीन बाग के प्रदर्शन पर एक बार फिर वही बात दोहराई जो एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने कही थी। जो लोग देश को बदनाम करना चाहते हैं, जो ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक के अधिकार खतरे में हैं, वो इस तरह का डिजाइन कर रही हैं, पूरे देश में अफवाह फैला रही हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सीएए के विरोध में हुई सभा में विवादास्पद बयान देने के आरोपी सलमान अहमद के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सलमान अहमद के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 109 और 44 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सलमान अहमद स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। शाहीन बाग के समर्थन और सीएए के विरोध में हुई इस सभा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सलमान पर आपत्तिजनक बयानबाजी का आरोप लगा। सीए भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर कोई ये कोशिश करता है कि ये दोनों चीजें बाकी रहे तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। चाहे उसके लिए जो करना है, मुस्लिम कम्युनिटी भी उसके लिए तैयार है, नौजवान भी उसके लिए तैयार है।
तो ये किसी ई फॉर बट वाली बात नहीं है, ये किसी बाबरी मस्जिद वाली स्ट्रेटेजी की बात नहीं है कि कोर्ट का जो फैसला होगा मान लेंगे। फैसला हम कर चुके हैं, अब हिंदुस्तान उसको मानेगा। ये ऑप्शन हम आपको दे ही नहीं रहे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि रथिन विश्वास नाम के कारोबारी को पहले एक फोन आया था, जिसके बाद वो अपने घर से निकल गए और कुछ देर बाद उनका शव बरामद हुआ। बिहार के बगहा में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी। आग जंगल में लगी, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। हालांकि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया गया कि आग लगने की वजह से 10 एकड़ से ज्यादा जंगल जलकर राख हो गया। दिल्ली में 8 तारीख को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी ने प्रचार का मेगा प्लान तैयार किया है। चर्चा है कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के लिए राजधानी का चुनावी माहौल बदला है। यही वजह है कि पार्टी इसे भुनाने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी के 240 सांसदों की ड्यूटी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में लगाई गई है। ये सभी सांसद अगले कुछ दिनों तक वहां रहेंगे और पदयात्रा करेंगे। इस बीच इन सभी सांसदों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था झुग्गी झोपड़ियों में ही होगी। खबर है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन सभी सांसदों को पूरी ताकत झोंकने के लिए कहा। अगले 3 से 4 दिन के चुनाव प्रचार में पूरा फोकस दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों पर रखने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली में 6 फरवरी की शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। दिल्ली की चुनाव के प्रचार में गर्माहट आ चुकी है। इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी भले ही दिल्ली में जीत का दावा कर रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसका ये मेगा प्लान फ्लॉप होने का दावा कर दिया। पिछली बार भी यही किया था इन लोगों ने, कोई नई बात नहीं है। तो ये लोग जितना अपनी ताकत लगाएंगे उतना दिल्ली की जनता खड़ी होगी हमारे साथ। आज की ताजा खबर में इतना ही। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कैग की रिपोर्ट को पुरानी बताया और सियाचिन में तैनात जवानों के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने का दावा किया। It is not a report of the present times, so it's a little outdated in that sense. But I would like to assure you that as of today, in 2020, we are very well prepared, and in fact, every Jawan who goes to Siachen gets personal clothing worth approximately 1 lakh each person. सेना से जुड़ी इस रिपोर्ट पर जब न्यूज 18 ने रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक से बात की, उन्होंने कैग की इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट आई है कि सियाचिन में सेना के लिए खाना और सामान की कमी है। नहीं, वो हमने देखी नहीं है। जैसा अब विल गो थ्रू इट, आपको मिलेंगे बाद। वहीं कैग की रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार केवल देश के जवानों पर राजनीति करती है। स्नो गॉगल्स की बात आए तो 4 साल मिलती नहीं। उस सरहद पर उनको नहीं मिलती। आपको मालूम है कि इसका नतीजा क्या होगा। और उनको जो बूट हैं, स्नो बूट्स हैं, वो नहीं मिलते, 1-1 साल तक नहीं मिलते। उनके कपड़े हैं, जो लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े हैं, वो नहीं मिलते। जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, वो नहीं मिलता। वो ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। अब ये सीएजी की रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। गुजरात के खेड़ा में एक कार और ऑटो रिक्शा की भीषण टक्कर हो गई। ऑटो रिक्शा सड़क पर गलत दिशा से आ रहा था और जैसे ही उसने हाईवे के दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, उसकी सामने से तेज रफ्तार से आ रही कार से टक्कर हो गई, जिसके बाद ऑटो पलट गया। कार तेजी से घूमती हुई काफी आगे निकल गई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि ऑटो ड्राइवर बीच सड़क पर जा गिरा, जबकि कार के आगे के परखच्चे उड़ गए। जिस वक्त ये कार और ऑटो की टक्कर हुई, वहां दूसरी गाड़ियां भी गुजर रही थी जो ऑटो से टकराने से बची। बताया गया कि ऑटो ड्राइवर इंतजार किए बिना सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो गुजरात की ये तस्वीरें जहां पर कार और ऑटो की टक्कर हुई। बताया गया कि ऑटो गलत दिशा से आ रहा था। तस्वीरें आप देखिए और सामने से तेज रफ्तार कार आती है, जिससे उसकी भिड़ंत हो जाती है। और बताया गया कि इस हादसे में ऑटो ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया।
यूपी के झांसी में दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। बताया गया कि मामूली विवाद के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला बोला, जिसमें एक गुट के कुछ लोग हाथों में तलवारें और तमंचे लिए हुए थे, जिन्होंने भीड़भाड़ वाले इलाके में दूसरे गुट के एक आदमी को पकड़ लिया, जिसके बाद इन लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की, जबकि एक आदमी ने तलवार से हमला बोला। इस बीच पिट रहे आदमी ने उनके चंगुल से निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पीटना नहीं छोड़ा, जिसके बाद कुछ लोगों ने वहां आकर बीच बचाव किया। वहीं पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों पर जल्द कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया है। तो झांसी में दो गुटों में झड़प हुई और यहां पर आप देखिए तस्वीरें, भीड़भाड़ वाले इलाके में मारपीट हुई है, जिसमें एक गुट के कुछ लोग हाथों में तलवारें और तमंचे लेकर पहुंचे थे। भीड़भाड़ वाले इलाके में दूसरे गुट के एक आदमी को पकड़ लिया। इसके बाद इन लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की, जबकि एक आदमी ने तलवार से हमला बोला। इस बीच पिट रहे आदमी ने उनके चंगुल से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने उसे पीटना नहीं छोड़ा। मैं दुकान पे बैठा था, 3 लड़के आए, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, तो मैंने कहा गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे साथ मतलब बंदूक तमंचा वगैरह जो कुछ होता है वो सब लिए थे और मैं अकेला था। उन्होंने मुझे मारा और मेरी एक अंगूठी जो छुड़ा ली, गले की चैन मेरी छुड़ा के ले गए। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि रथिन विश्वास नाम के कारोबारी को पहले एक फोन आया था, जिसके बाद वो अपने घर से निकल गए। कुछ देर बाद उनका शव बरामद हुआ। तो बर्धमान में गोली मारकर हत्या की गई। बताया गया कि टीएमसी नेता को पहले फोन आया था, उसके बाद वो घर से निकलते हैं और फिर कुछ देर बाद उनका शव बरामद होता है। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के बाजार में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन ये आग इतनी भीषण थी कि उसने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया, जिससे निकलने वाली लपटें दूर से दिखाई दी। इलाके में धुआं छा गया, जिसकी सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 5 गाड़ियां पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग के कर्मचारी को काफी वक्त लग गया आग को काबू में करने के लिए। तस्वीरें आप देखिए, आग काफी भीषण थी। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिलीगुड़ी में ये भीषण आग लगी फैक्ट्री में, और आग कैसे लगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया। ये आग भीषण लपटें उठाई दी और आपको बता दें कि बाजार में आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि उसने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया, जिससे निकलने वाली लपटें दूर से दिखाई दी और इलाके में धुआं छा गया। दमकल विभाग की 5 गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग के कर्मचारी को काफी वक्त लग गया। मुंबई के अंधेरी में राज्य भर से आए कुछ किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन किसानों ने साल 2017-18 में बारिश नहीं होने से बर्बाद हुई फसलों का बीमा नहीं देने का आरोप लगाया। मुंबई में एक बीमा कंपनी के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन लोग नहीं माने और उनका प्रदर्शन जारी रहा। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जुट गई और सड़क पर जैम लग गया। प्रदर्शनकारियों ने बीमे की रकम का जल्द भुगतान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तो महाराष्ट्र में किसानों ने प्रदर्शन किया है और बीमे की रकम नहीं देने का आरोप लगाया है। इसके बाद बीमा कंपनी के बाहर इकट्ठा होकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगाई थी और किसानों को रोकने की कोशिश की। किसान को अगर उनका बीमा नहीं देंगे तो हम आपके कंपनी के ऑफिस में आके बैठेंगे। अभी तो हम गेट पे बैठे हैं, आगे अगर हमें बीमा नहीं मिलता है तो आपके कंपनी के अंदर घुसेंगे। दिल्ली में 8 तारीख को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी ने प्रचार का मेगा प्लान तैयार किया है। चर्चा है कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के लिए राजधानी का चुनावी माहौल बदला है और यही वजह है कि पार्टी इसे बनाने की कोशिश में जुट गई। बीजेपी के 240 सांसदों की ड्यूटी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में लगाई गई। ये सभी सांसद अगले कुछ दिनों तक वहीं रहेंगे, पदयात्रा करेंगे। इस बीच इन सभी सांसदों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था झुग्गी झोपड़ियों में ही होगी। खबर है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन सभी सांसदों को पूरी ताकत झोंकने के लिए कहा है। अगले 3 से 4 दिन के चुनाव प्रचार में पूरा फोकस दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों पर रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में 6 फरवरी की शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। दिल्ली की चुनाव के प्रचार में गर्माहट आ चुकी है। इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी भले ही दिल्ली में जीत का दावा कर रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसका ये मेगा प्लान फ्लॉप होने का दावा कर दिया।
पिछली बार भी यही किया था इन लोगों ने, कोई नई बात नहीं है। तो ये लोग जितना अपनी ताकत लगाएंगे उतना दिल्ली की जनता खड़ी होगी हमारे साथ। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सीएए के विरोध में हुई सभा में विवादास्पद बयान देने के आरोपी सलमान अहमद के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सलमान अहमद के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 109 और 44 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सलमान अहमद स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। शाहीन बाग के समर्थन और सीएए के विरोध में हुई इस सभा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सलमान पर आपत्तिजनक बयानबाजी का आरोप लगा। सीए भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर कोई ये कोशिश करता है कि ये दोनों चीजें बाकी रहे तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। चाहे उसके लिए जो करना है, मुस्लिम कम्युनिटी भी उसके लिए तैयार है, नौजवान भी उसके लिए तैयार है। तो ये किसी इफ और बट वाली बात नहीं है, ये किसी बाबरी मस्जिद वाली स्ट्रेटेजी की बात नहीं है कि कोर्ट का जो फैसला होगा मान लेंगे। फैसला हम कर चुके हैं, अब हिंदुस्तान उसको मानेगा। ये ऑप्शन हम आपको दे ही नहीं रहे। लखनऊ में शुरू हो रहे डिफेंस एक्सपो का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इस एक्सपो में 70 देशों की 165 विदेशी कंपनियां शामिल होंगी। 9 फरवरी तक चलने वाले डिफेंस एक्सपो में आम जनता भी भारतीय सेना की ताकत को देखेगी। डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन से पहले सेना ने अभ्यास भी किया। भारत केवल अब इंपोर्ट ही नहीं करेगा बल्कि इस क्षेत्र में हम एक्सपोर्ट बनने की ताकत के रूप में, एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। HAL के साथ हम लोगों के जो MOU होने जा रहे हैं, प्रदेश के अन्य स्थानों को भी हम जोड़ने के लिए इसका उपयोग करेंगे और यात्री सेवाओं के जैसे बहुत अच्छे विमान हैं। दिल्ली हाईकोर्ट आज निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषियों की फांसी पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगी। केंद्र सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें निर्भया केस के चारों दोषियों अक्षय, पवन, मुकेश और विनय की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगाई थी, जिसके बाद निर्भया के माता पिता ने भी एक दिन पहले हाईकोर्ट से केंद्र की याचिका के जल्द निपटारे को लेकर गुहार लगाई थी। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जिसका सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फायरिंग की थी। इंडोनेशिया में चीन से आए एक विमान से उतरने वाले यात्रियों पर एयरपोर्ट पहुंचते ही दवा का छिड़काव किया गया। इन सभी यात्रियों को एक मिशन के तहत चीन के वुहान से निकाल कर लाया गया, लेकिन विमान से उतरते ही डॉक्टरों की एक टीम ने मास्क पहने इन यात्रियों पर दवा का छिड़काव शुरू कर दिया। हर यात्री पर अच्छी तरह से दवा डालने के बाद ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया। यहां से चीन से आए यात्रियों को एक दूसरे विमान में बिठाकर एक दूसरी जगह भेजा गया। यहां इन यात्रियों को 2 हफ्ते तक अलग थलग रखा जाएगा। उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कैग की रिपोर्ट को पुरानी बताया और सियाचिन में तैनात जवानों के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने का दावा किया। It is not a report of the present times, so it's a little outdated in that sense. But I would like to assure you that as of today, in 2020, we are very well prepared. And in fact, every Jawan who goes to Siachen gets personal clothing worth approximately 1 lakh each person. सेना से जुड़ी इस रिपोर्ट पर जब न्यूज 18 ने रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक से बात की, उन्होंने कैग की इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया। डीएजी की रिपोर्ट आई है कि सियाचिन में सेना के लिए खाना और सामान की कमी है। नहीं, वो हमने देखी नहीं है। जैसा अभी विल गो थ्रू इट, आपको मिलेंगे बाद में। वहीं कैग की रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार केवल देश के जवानों पर राजनीति करती है। स्नो गॉगल्स की बात आए तो 4 साल मिलती नहीं, उस सरहद पर उनको नहीं मिलती। आपको मालूम है कि इसका नतीजा क्या होगा। और उनको जो बूट हैं, स्नो बूट्स हैं, वो नहीं मिलते, 1-1 साल तक नहीं मिलते। उनके कपड़े हैं, जो लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े हैं, वो नहीं मिलते। जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, वो नहीं मिलता। वो ये CAG रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। अब ये CAG की रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहेंगे।